क्वेश्चंस होगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो प्लीज़ पूछिए। मल्टीपल जितने आपको डाउट्स होंगे इसका मतलब है आप उतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ उतनी अच्छी है। तो आज हमारी सबसे पहली क्लास है। पहली क्लास में मैं कोई भी आपको टिपिकल चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें होंगी काफ़ी बोरिंग होंगी। बोरिंग इन द सेंस वो बेसिकली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जो हो सकता है कि आपके काम ना आए, बट मेरा बस मानना ये है कि वो पता होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़रूर बता दूँगा आपको। वो समझ में अगर नहीं भी आती हैं तो भी ओके, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इसके 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि एक मैथमेटिकल पार्ट होता है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट भी कहते हैं। ये हम एस्ट्रोनॉमी बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट होता है। और सेकंड होता है प्रिडिक्टिव पार्ट। ठीक, पहला पार्ट होता है मैथमेटिकल, सेकंड होता है आपका प्रिडिक्टिव पार्ट। इसको हम फलित भी कहते हैं। फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं वो ये है। ये कैलकुलेशंस बताता है और ये प्रिडिक्शंस बताता है। कैलकुलेशंस क्या होती है? देखिए आप कभी भी किसी का चार्ट डालते होंगे, डेट और टाइम और प्लेस डाला आपने। यहाँ पे ये मान लीजिए किसी का चार्ट है जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए सन, मून, मार्स, ऐसे करके कुछ लिखा आ जाता है। तो बेसिकली वो सन, मून और मार्स की अलाइनमेंट क्या होगी, वो ये मैथमेटिकल पार्ट करता डिसाइड करता है। और प्रिडिक्टिव पार्ट से हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे है, इसका रिलेशन किससे बन रहा है, वो आपको प्रिडिक्शन देगा कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना सा है। हम दोनों ही पार्ट पढ़ेंगे। मैथमेटिकल पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा टफ भी है, बोरिंग भी है, लेकिन हाँ ये है कि आपको ज़रूर समझना चाहिए कि ये कैसे होगा। इसलिए मैं आपको एक अच्छा आइडिया दे दूंगा जिससे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। वैसे अब ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो आप सिर्फ तीनों चीज़ें डालेंगे तो आपको वैसी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट फिर भी मेरा काम बताना है तो मैं ज़रूर उसको चीज़ को बता दूंगा। प्रिडिक्टिव पार्ट में हम प्रिडिक्शन करेंगे। बेसिकली एक इंसान की लाइफ में ना क्या होता है कि अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है? एक बच्चा पैदा होता है, उससे सबसे पहले क्या होती है? एजुकेशन होती है, ठीक है? उसके कोई भी आपके पास आएगा, वो क्या पूछेगा आपसे? वो ये पूछेगा ना कि लाइक मेरे बच्चे हैं तो उसकी एजुकेशन कैसे होगी, ठीक है? तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, वो सबसे पहले मान लीजिए एजुकेशन होगी। ये इवेंट होंगे लाइफ के, ठीक है? उसके बाद क्या हो सकता है? एजुकेशन के बाद क्या होगा? जॉब, फाइनेंस, उसके बाद मैरिज। इसके अलावा अगर हम कहें तो कोई मतलब हम कहें कि लिटिगेशन तो नहीं होगा, कोर्ट केस या इन सब ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी। फाइनेंस की बात करें तो वैसे फाइनेंस के बाद हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी, आपके पास व्हीकल, गाड़ियाँ होंगी नहीं होंगी। क्वेश्चन आते हैं कि मैं कब गाड़ी ले सकता हूँ, कब गाड़ी नहीं ले सकता, कब मुझे ये चीज़ें लेनी है, मतलब प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कब होगा, ठीक है? फिर शादी हो गई तो चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ कब होगा, ठीक है? उसके बाद एक पार्ट है लॉन्गिविटी का, कि कोई थ्रेट तो नहीं है लाइफ को। मैच मेकिंग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, कि शादी भी कर रहे हैं तो क्या ये लड़की या लड़का जो भी है सही है या नहीं है। बेसिकली यही इवेंट होते हैं कि लाइफ में, ठीक है? या कोई मुहूर्त पूछता है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, किस मुहूर्त में खरीदूं, ठीक? उसके बाद हम कहते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन सब में कहीं ना कहीं, तो फिर हम बात करते हैं रेमेडीज की। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये बेसिकली ना ये प्रिडिक्टिव पार्ट है। ये प्रिडिक्टिव पार्ट है, तो आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा और ये बहुत आसान है। कुछ चीज़ें तो याद करनी होंगी, सिंपल याद करके भूल जाना, याद करना है और फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आपको मतलब देखिए ना, टाइम के साथ साथ चीज़ें जैसे हम लास्ट आगे बढ़ते रहेंगे क्लास में, आप लोगों को चीज़ें याद अपने आप होती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़रूर इसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इतना ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम देखते हैं ना कि कभी भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं तो इस तरीके का कुछ बना हुआ आता है, ये ग्रीन कलर का। इसको हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। मतलब इस चार्ट में होती क्या क्या चीज़ें हैं।
इस चार्ट में होते हैं हाउसेस। हाउसेस मतलब एक जो आपको ये दिख रहा है ना स्क्वायर, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर दिख रहा है, उसके बाद आपको फिर एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये हाउसेस होते हैं, ठीक है। हाउसेस यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो घर। अब घर में रहता कौन कौन है, पहले हाउसेस की बात कर लेते हैं। कितने हाउसेस होंगे, ये हम हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जैसे ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये थर्ड हाउस, सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th और ये 12th हाउस, ठीक है। 12 एक ये कुंडली का चार्ट है। एक कुंडली में 12 घर होते हैं, बेसिकली 12 हाउसेस होते हैं। अब घर में रहते कौन कौन से मेंबर्स रहते हैं फैमिली के, इन 12 घरों में कौन बैठा होगा। दो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक होती है राशि, यहाँ पे एक राशि बैठी होती है, इसको हम जोडियक कहते हैं, और एक बैठे होते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। अब वो कैसे बैठे होते हैं, किसी की आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो कहीं पे भी अलाइनमेंट आ जाता है, मैंने फिर से बताया था वो मैथमेटिकल पार्ट है, और इसके बेस पे जो कैलकुलेशन होनी है वो एक प्रिडिक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली दो चीजें बैठी होती हैं, राशि और प्लैनेट्स। अब एक चीज बहुत उससे समझिए, तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज हाउसेस की भी प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, राशियों की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और प्लैनेट की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कैलकुलेशन जो होती है, जो प्रिडिक्शन होती है, वो होती है राशि, प्लैनेट और हाउसेस से मिला के, ठीक है। इनसे मिला के जो हमारी होता है प्रिडिक्टिव पार्ट, इससे बनता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्योंकि हर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा, तो हर हाउस किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, हर हाउस किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी डाउट होगा तो प्लीज आप उसी टाइम पे मुझे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 12 हाउसेस हो गए। अब हाउसेस की मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये जो फर्स्ट हाउस है, मैंने इसमें बताया था एक राशि होती है और प्लैनेट होते हैं, ठीक है। इसमें अभी आप राशि को भी भूल जाइए, प्लैनेट को भी भूल जाइए, अभी हम सिर्फ हाउसेस की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट हाउस है कुंडली का, उसको हम कहते हैं असेंडेंट। और असेंडेंट क्या होता है, राइजिंग साइन ऑन ईस्टर्न हॉरिजॉन। मतलब जब मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ है दिल्ली में, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टेलीस्कोप लगाया और किसी को खड़ा कर दिया। जब आपका बर्थ हुआ, आपकी लोकेशन क्या थी, दिल्ली, टाइम क्या था, लेट्स से 12:30, और डेट क्या थी, मान लीजिए 12/10/2000, ठीक है। तो क्या होगा, असेंडेंट कैसे बनता है, मान लीजिए इसी टाइम पे आपने आपके मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ, तो उसने क्या किया, टेलीस्कोप लगाया, ठीक है। उसने ये चेक किया कि इस टाइम पे ना स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो जब भी वो ईस्टर्न साइड हॉरिजॉन में देखेगा, उस टाइम पे जो भी साइन आ रहा होगा, मैंने कहा ना राशि आ रही होगी, जो भी राशि यहाँ पे रखी होगी वो उसका असेंडेंट होगा, वो उसका असेंडेंट होगा, ठीक है। तो असेंडेंट क्या होता है, ये जो फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होती है ना, वो उसका असेंडेंट बन जाता है। साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न हॉरिजॉन इज असेंडेंट। अब फर्स्ट हाउस की मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, सॉरी, फर्स्ट हाउस कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहला घर है, तो ये मुझे खुद को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। इससे अगर हमें किसी को जज करना हो, तो फर्स्ट हाउस की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, ये सेल्फ को दिखाता है, ये पूरी बॉडी को दिखाता है, बेसिकली बॉडी पार्ट की बात करें, और मेनली ये दिखाता है ब्रेन को, ठीक है। तो ये अब ये सेल्फ में क्या आ गया, ये आपका किसी भी इंसान का कलर, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, ठीक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको मतलब जल्दी गुस्सा आता है, जो भी एक इंसान का नेचर होता है ना, बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्स्ट हाउस।
किसी भी इंसान का बेसिकली, क्योंकि मैंने सेल्फ कह दिया, तो यहाँ पे किसी भी इंसान का नेचर, उसकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, उसके मतलब अगर आप कहें कि उसका कलर कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है क्या नहीं है, वो ब्रेव है या सॉफ्ट हार्टेड है, तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छा आइडिया आपको लग जाता है फर्स्ट हाउस को देख के। तो फर्स्ट हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल्फ को, खुद को दिखाता है, पूरी बॉडी को दिखाता है हमारी, और स्पेशली हमारी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि कोई इंसान कितना मतलब टैलेंटेड है, ये कैसा है, इससे एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। अब फर्स्ट हाउस ही अगर वीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग, कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है वो हम आगे जरूर आगे देखेंगे, बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं उन चीजों को। फर्स्ट हाउस अच्छा है तो आप क्या होगा, सेल्फ अच्छा होगा, मतलब आपकी पूरी बॉडी अच्छी होगी। अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, आपको, मैंने आपको आपसे कहा था कि पूरी बॉडी को क्योंकि दिखाता है, तो आप हेल्दी होंगे, मतलब हेल्दी नहीं भी होंगे तो आपकी मतलब ये होगा कि बीमारियां आपको जल्दी नहीं लगेंगी, डिजीज से आप बहुत वो मतलब ये होगा कि आप डिजीज के लिए इम्यून होंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि आपका फिर अगर ये फर्स्ट हाउस अच्छा तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। कलर डिपेंड करता है इसमें कौन सा प्लैनेट बैठा है या कौन सा एस्पेक्ट करता है, वो चीजें अलग है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट हाउस बेसिकली सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हाउस की अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो फर्स्ट हाउस हो गया, देखिए हम कोई बहुत ज्यादा लंबी में अगर चाहो तो अभी आपको 5 पन्ने की फर्स्ट हाउस की वो कैलकुलेशन में वो लिखा दूं कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो हम प्रिडिक्शन में यूज करने वाले हैं हम सिर्फ उसी चीज की बात करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस क्या, सेकंड हाउस दिखाता है, अगर फर्स्ट हाउस ने आपको दिखाया तो सेकंड हाउस ने क्या दिखाया, आपकी फैमिली को। सेकंड हाउस दिखाता है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, ये बेसिकली आपके फेस को दिखाता है, कोई इंसान कितना सुंदर है ना, यहाँ से एक्चुअल जज होता है। ये आपकी टंग, ये आपके स्पीच को दिखाता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी दिखाता है, और एक्यूमुलेटेड नॉलेज भी यही दिखाता है। कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया इसका रिलेशन होता है फिनेंस के साथ भी, पैसे के साथ भी। सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस का रिलेशन होता है पैसे के साथ भी। ये आपका हाउस है, ये खुद को दिखाता है, ये आपकी फैमिली को दिखाता है, ये हमारी फैमिली को दिखाता है। साथ साथ फैमिली के साथ साथ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, नॉलेज, बेसिकली फिनेंस वही हो गया, वेल्थ और नॉलेज बात एक ही है, ये आपकी फिनेंस में भी बहुत हेल्प करता है। इवन ये फिनेंस और फाइनेंशियल स्टडीज उनको भी दिखाता है, ठीक है, सेकंड हाउस। तो हम जो यूज करने वाले हैं मैं वो चीज बता देता हूँ, हम लोग ना सेकंड हाउस कहीं ना कहीं हेल्प करता है इवन मैरिज में भी, क्योंकि फैमिली का हाउस है तो मैरिज को भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस दिखाता है, हेल्प करता है, मतलब मैरिज कराने में। कभी भी कोई इंसान बोलता है ना कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सेकंड हाउस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है फैमिली को और आपकी मैरिज को। सेकंड हाउस अच्छा है तो वो एक अच्छा रोल प्ले करेगा मैरिज में, मैरिज बनती, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैरिज के 3 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 3 हाउसेज जो है वो मैरिज को डिफाइन करते हैं। अब उसमें से सेकंड हाउस अच्छा हो गया, अभी तक हम सेकंड हाउस तक ही पहुंचे, तो हम ये क्या थोड़ा बहुत यहाँ से आइडिया कह सकते हैं, चलो यार इसकी मैरिज लाइफ ठीक ठाक होगी। उसके बाद बाकी 2 चीजों को भी जज करना जरूरी है, ये प्राइमरी हाउस नहीं है, ये हेल्पिंग हाउस है मैरिज में, ये प्राइमरी हाउस नहीं है मैरिज का, ये हेल्प करता है मैरिज को, ये अच्छी बनाने में मैरिज को हेल्प करता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड हाउस में, ये आपका हो गया हाउस, ये आपकी फैमिली का हाउस हो गया। तो थर्ड हाउस इसका होगा, थर्ड हाउस हो गया नेबर का, आपके नेबर्स का, आपके यंगर ब्रदर या फिर सिस्टर का हाउस होगा। अब थर्ड हाउस और क्या रोल करता है, थर्ड हाउस होता है शॉर्ट ट्रेवल्स। अब ये कहाँ पे यूज होगा, जैसे हमने कहा
कि फर्स्ट हाउस का यूज का अभी तक अगर आपने समझा होगा थोड़ा सा, तो मैं बता दूं कि प्रिडिक्शन के लिए बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो उसके लिए आपको फर्स्ट हाउस को देखना जरूरी है। ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की हेल्थ देखनी, कोई पूछता है मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो फर्स्ट हाउस एक रोल प्ले करता है। किसी ने कहा मेरी मैरिज कैसी रहेगी, फिनेंस कैसा रहेगा, तो सेकंड हाउस को देखना है। थर्ड हाउस, आपको क्वेश्चन आएंगे ना कि मैं फॉरेन जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, या मेरी शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी। थर्ड हाउस एक ट्रैवल को भी दिखाता है। बेसिकली ये शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थर्ड हाउस अच्छा है तो कोई फॉरेन के लिए कह रहा है ना, तो उसको एक बार के लिए कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसका कॉम्बिनेशन किसी अच्छे घर के साथ बन गया जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको लॉन्ग ट्रैवल भी करा सकता है। लेकिन जनरल ये शॉर्ट ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करता है। ये नेक को रिप्रेजेंट करता है, शोल्डर, आर्म, ठीक है, ये इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस से हम देखते हैं बेसिकली कॉन्फिडेंस। अब ना आगे चल के हम जब हम डीप स्टडी करेंगे हम ये देखेंगे कि सोसाइटल टेंडेंसीज किसके अंदर होती है, उस टाइम पे ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आगे चल के आप ये देखेंगे कि किसी इंसान के ना अंदर, जैसे आप कहें कि इसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे, ठीक है। जैसे कॉन्फिडेंस हम कहते हैं, हिम्मत जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस हिम्मत एक ही वर्ड है, वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज होना है, प्रिडिक्शन में यूज होना है, वो होना है ट्रेवल। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बॉडी पार्ट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जब हम हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कि किस एरिया में बॉडी के प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए याद है। ये कहीं ना कहीं विंड पाइप भी दिखाता है, ये विंड पाइप भी दिखाता है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ हाउस में। ये है आपका फर्स्ट हाउस ने सेल्फ को दिखाया, अगर हम ऐसे बात करें, फैमिली को दिखाया, नेबर्स को दिखाया। अब फोर्थ हाउस क्या दिखाता है, ये मदर का हाउस है, फेंक दे यार इसको। ठीक है। ये मदर का हाउस है। ये साथ साथ प्रॉपर्टी, और मतलब जो हम व्हीकल की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पे दिखाता है। ये आपके हार्ट को दिखाता है। ये एजुकेशन का हाउस भी है, इवन ये लंग्स को दिखाते हैं, ठीक है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, फोर्थ हाउस ना बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता है। बेसिकली जब हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो हम फोर्थ हाउस को ऐसे ही देखेंगे। फोर्थ हाउस दिखाता है हिडन चीज़ों को। अब हिडन कैसे होगा, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जनरली बात की जाती है कि एट्थ हाउस जनरली हिडन चीज़ों का हाउस होता है, बिल्कुल होता है कहीं ना कहीं, लेकिन फोर्थ हाउस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चीज़ों को छुपाने में। एट्थ हाउस, चलिए उसको हम बाद में बात करते हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा कि मैंने आपको समझाना है, ठीक है। फोर्थ हाउस जो है वो मदर का हाउस है, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हार्ट, एजुकेशन, आपको लंग्स को दिखाता है ना, ये सब चीजें दिखाता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस और कहाँ का रोल प्ले करता है, फोर्थ हाउस रोल प्ले करता है, हेलो जो ना चाइल्ड बर्थ हेलो होता है ना, हेलो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम देने का काम करता है fourth house। हेलो इसका मैं भी आपको रूल बता दूंगा कि कौन सा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आप 2 मिनट में जज कर लोगे उसको, मतलब कि हेडफोन पर ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इसके लिए अच्छा है, ये उसके लिए बुरा है, या बहुत आसानी से जज कर लो। ये चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है फोर्थ हाउस, ठीक है। ये फोर्थ मतलब हाउस, होता है। फोर्थ हाउस चाइल्ड बर्थ के साथ साथ ये ना आपको कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने में। फोर्थ हाउस इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करने में, ठीक, ये फोर्थ हाउस की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या होता है, फिफ्थ हाउस दिखाता है लव, इंटेलिजेंस, ठीक,
स्टमक। फिफ्थ हाउस दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को, ये दिखाता है चाइल्ड। अब चाइल्ड में ना ये फर्स्ट, अभी ये दिखाता है फर्स्ट चाइल्ड को। बेसिकली अभी आप इसको चाइल्ड से याद कर लीजिए, जब हम चाइल्ड बर्थ वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें बता दूंगा कि कौन सा हाउस, अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो इसको देखना है, सेकंड चाइल्ड है तो इसको देखना है, थर्ड चाइल्ड है तो इसको देखना है, ठीक है। अभी आप चाइल्ड याद कर लीजिए कि फिफ्थ हाउस चाइल्ड को भी दिखाता है, चाइल्ड को दिखाता है और चाइल्ड बर्थ को भी बेसिकली आप इसी से देखते हैं, चाइल्ड बर्थ को भी हमें इसी से दिखाता है फिफ्थ हाउस। उसके बाद ये आपका स्टमक को दिखाता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दिखाता है। ये पेनक्रियास को भी दिखाता है। ये स्प्लीन को भी दिखाता है, ठीक है, ये सब चीजों को दिखाता है। फिफ्थ हाउस जब मैंने कहा लव को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, ठीक है। फोर्थ हाउस तो एजुकेशन को दिखाता है, लेकिन फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर है। ये बेसिकली अगर फिफ्थ हाउस किसी का अच्छा है ना तो वो स्पेक्यूलेशन में भी अच्छा करते हैं, स्पेक्यूलेशन में भी अच्छा करते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस और एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या फिफ्थ हाउस आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स थिंकिंग को दिखाता है, फोर्थ हाउस पढ़ाई में कोई इंसान अच्छा है या बुरा है उसको दिखाएगा। अच्छा है बुरा हम बाद में जज करेंगे। बेसिकली फोर्थ हाउस एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा हाउस होता है, लेकिन फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस दिखाता है, और फोर्थ और फिफ्थ कंबाइन हो गए तो फिर तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कंबाइन कैसे होते हैं देखेंगे आगे, समझेंगे उस चीज को, ठीक है। ये फिफ्थ हाउस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ हाउस की, सिक्स्थ हाउस दिखाता है जॉब को, लोन्स, एक्सीडेंट, लिटिगेशन, आपके ऊपर लोन्स के साथ साथ ये आपको दिखाता है डिजीजेस को, एनीमी, ये एनीमी को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ ये डिवोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या हो मतलब अगर डिवोर्स होना है किसी का, करवाना है, ये आपकी, अब क्योंकि डिवोर्स का हाउस है तो मैरिज में प्रॉब्लम का काम करता है, प्रॉब्लमेटिक हाउस है मैरिज के लिए, ठीक है। ये सर्वेंट को दिखाता है। इसके बाद सेवंथ हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस आप सेल्फ हैं तो सेवंथ हाउस क्या हो गया, आपके सामने वाला इंसान हो गया। सेवंथ हाउस आपके सामने वाला इंसान हो गया, तो सेवंथ हाउस कौन हो सकता है आपका, पार्टनर। ये स्पाउस भी हो सकता है या आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। और ये दिखाता है ओपन एनिमी को, ओपन एनिमी को भी दिखाता है। ये बिजनेस, ये बिजनेस का हाउस भी है। ये प्राइमरी हाउस है मैरिज का। अभी तक हमने बात की थी कि सेकंड हाउस इसको हेल्प करता है, इसका दोस्त है सेकंड हाउस, ठीक है। ये दिखाता है किडनी को, यूटेरस इन फीमेल्स, ठीक है, और मेल्स है प्रोस्टेट, ठीक, इन सब चीजों को दिखाता है। अगर कोई बोलता है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी, तो अब हमने क्या कहा, दिस इज प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज। अभी तक जैसा हमने फर्स्ट हाउस क्या कहा था सेल्फ के लिए, सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ फैमिली, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ ट्रेवल, थर्ड हाउस हो गया, फोर्थ हाउस इज प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन, फिफ्थ हाउस जनरली दिखाता है लव अफेयर्स को, सिक्स्थ हाउस अगर अगर हम बात करें तो आप कहीं लोन डेट्स इन सब चीजों को,
7th हाउस इज प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज। हर हमारी लाइफ के ना इवेंट, जैसे मैंने आपको अभी लिखवाए थे, जो हर इवेंट है ना उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर हाउस उस चीज को मेनली दिखाता है। जैसे मैरिज को दिखाता है 7th हाउस। अब हमने कहा कि हेल्थ को दिखाता है, हेल्थ को दिखाएगा आपका कहीं ना कहीं जो मेरी इंपॉर्टेंट है वो है 1st हाउस, ठीक है। 7th हाउस मैरिज को दिखाता है। 5th हाउस चिल्ड्रंस को दिखाता है। उसके बिना, जैसे हम कह सकते हैं कि 7th हाउस के बिना शादी नहीं हो सकती। अब हम जो आगे पढ़ेंगे कि कभी जब किसी की शादी होती है, जिस टाइम पे शादी होगी उस टाइम पे उसका कहीं ना कहीं 7th हाउस एक्टिवेट होना चाहिए। उसका 7th हाउस उसे की दशा, महादशा या अंतरदशा में आना चाहिए, तभी काम बनेगा, वरना शादी नहीं होगी। तो ये प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट का हाउस है ये, ठीक है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट का भी हाउस है 7th हाउस। उसके बाद हम बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस दिखाता है ऑब्स्टेकल्स, अनअर्न्ड मनी, मतलब किसी की लॉटरी लग जाती है या फिर किसी को गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, वो सब। ये मिस्टीरियस हाउस है काफी, क्योंकि ये ना गड़ी हुई चीजों को दिखाता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते इन चीजों के बारे में। साइकोलॉजी कोई नहीं जानता, मतलब रेयर होते हैं जो इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी चीजों को दिखाता है जो मतलब बहुत ज्यादा नोन नहीं होते, ऑकल्ट साइंस बेसिकली, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है लेगेसी को, एक्सीडेंट, इंसल्ट, मिसफॉर्च्यून। बॉडी में अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब चीजों को दिखाता है। रेक्टम, एनस, इन सब चीजों को 8th हाउस दिखाता है। बेसिकली 8th हाउस ऑब्स्टेकल का हाउस है, एक्सीडेंट, इंसल्ट, मिसफॉर्च्यून। तो अभी तक आपने एक चीज गौर करी कि 6th हाउस और 8th हाउस, अभी तक आपने देखे कि हमने ना जितनी भी बातें करी इनमें से ये दोनों हाउसेस की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इतना नेगेटिव किसी हाउस में नहीं देखा अभी तक हमने, 6th हाउस और 8th हाउस को देख के, ठीक है। तो बेसिकली ना 6th हाउस, 8th हाउस और साथ में भी हम पढ़ेंगे 12th हाउस, ये तीनों बहुत खराब घर है। इन्हीं से पूरा गेम बदलता है। ये तीन हाउसेस सब चीजों को बर्बाद कर सकते हैं, मतलब इतना ही कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार मेरे उसमें अब अभी से जज मत करना स्टार्ट कीजिएगा कि यार मेरे चार्ट में तो 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है, तो ये चीजें खराब होंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। चीजें कैसे कंबाइन हो रही है, किसके साथ कंबाइन हो रही है, उस पर ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अभी हमने प्रेडिक्टिव पार्ट पढ़ा नहीं है, तो कुछ भी जज मत कीजिएगा यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस दिखाता है रिलीजन, टीचर्स, ठीक है। ये दिखाता है फादर को, ठीक है, ये दिखाता है फादर को जब तक अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट, अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट। मान लीजिए मैं हूं, मेरे लिए ये मेरे पिताजी को तब तक दिखाएगा जब तक मैं उन पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। 8th हाउस हमने कहा था कि मिसफॉर्च्यून का होता है, सेम 9th हाउस हम कहते हैं फॉर्च्यून का हाउस, लक का हाउस होता है। ये लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखाता है, फॉरेन लैंग्वेज को दिखाता है। ये बॉडी पार्ट की बात करें, हिप या फिर हिप जॉइंट्स, साथ साथ ये हेल्प करता है एजुकेशन में। 10th हाउस, ये है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस दिखाता है
नेम, फेम, अगर आप कहें तो स्टेटस, ठीक है, फादर को दिखाता है। उसके बाद जब चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, तो हमने कहा कि जहां से हिप जॉइंट टिल, अगर ये 9th हाउस दिखाता है तो 10th हाउस दिखाएगा कहाँ से, हिप जॉइंट से नीज तक का जो पार्ट होता है ना, वो 10th हाउस डिनोट करता है। उसके बाद करते हैं 11th हाउस, ये सबसे बेस्ट हाउस है, जिसके साथ बढ़ जाएगा उसमें उस चीज को, मतलब आप कह सकते हैं एम्पलीफाई कर देगा, और बेसिकली ये अच्छा बनाता है किसी भी घर को। तो 11th हाउस जिस चीज का है, तो 11th हाउस हम कहते हैं हाउस ऑफ गेन, ठीक है, ये हाउस ऑफ गेन होता है, ये हाउस ऑफ फ्रेंड्स, ये आपको हर चीज में हेल्प करेगा, ये आपकी चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करेगा, ये एजुकेशन में भी हेल्प करेगा, ये मैरिज में भी हेल्प करेगा, ये लिटिगेशन से निकालने में भी हेल्प करेगा, ये लिटिगेशन से निकालने में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक, ये आपके मिस फॉर्च्यून को कम करने में हेल्प करेगा, ये कहीं ना कहीं आपको लेगेसी दिलाने में हेल्प करेगा, अगर लेगेसी है आपके पास तो उसको दिलवाने में भी हेल्प करेगा, अब वो होगी नहीं होगी वो एक अलग बात है। ये आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा हाउस है, ये कैरियर को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो एल्डर ब्रदर या सिस्टर, और बॉडी पार्ट्स की बात करें तो लेग्स, कहते हैं ये खराब हो गया 11th हाउस, लेग्स में प्रॉब्लम देगा। अब आते हैं हम 12th हाउस, और अपने सबसे ये जो मतलब 3 हाउस होते हैं खराब, जो हमने 6 और 8 और 12 बोले, उसके बेसिकली 12th हाउस दिखाता है डेथ को, 12th हाउस दिखाता है डेथ को, ये दिखाता है लॉस, ये दिखाता है आपको हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल ही हो गया, बेसिकली हिडन एनिमी, ऑकल्ट साइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जेल दिखाता है, जो दूर दराज के एरिया हैं वो दिखाता है, ये हाउस रिलेट करता है ट्रैवल से भी, ठीक है, एक्सपेंसेस दिखाता है, खर्चे आपके। अब हम वो देखेंगे समझेंगे कि वो मतलब आप कह सकते हैं वो जो खर्चा आप कर रहे हैं वो लॉस है या एक्सपेंस है, वो हम आगे समझेंगे कि किसको कैसे रिलेट करना है। तो एक हाउस इतनी सारी चीजें दिखाता है, और ये बेसिकली वो चीजें हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ना आप अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे प्लीज एक बार अनम्यूट करके पूछ लीजिए, मैंने आपको सभी को म्यूट कर रखा है अभी। सर ट्रेवल, शॉर्ट ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल 12th हाउस के लिए? को ये ट्रैवल में हेल्प करता है, बेसिकली ये लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखाता है। अब देखिए ना, मैंने कहा था कि जैसे 3rd हाउस है, ठीक है, 3rd हाउस शॉर्ट ट्रेवल दिखाता है, 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल दिखाता है, और ये कौन सा है, ये दूर दराज का एरिया है, तो ये इन दोनों को ना हेल्प करेगा, ये हेल्पिंग हाउस है इसके लिए। सर फॉरेन सेटलमेंट का कोई हाउस जो वही हेल्प ना, करे? वही है, बिल्कुल वही ना 12th हाउस, मैंने अच्छा दूर अच्छा। दराज का एरिया, तो फॉरेन सेटलमेंट पढ़ेंगे ना, जब हम फॉरेन सेटलमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कौन कौन से हाउसेस कैसे कनेक्ट होने चाहिए कि वो आपको फॉरेन ट्रेवल करा देंगे, ठीक है। तो अभी ट्रेवल के 3 हाउसेस हैं, 3, 9 और 12, ये दिखाते हैं हमारे बेसिकली ट्रेवल को, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? अगर आपको कुछ पूछना होगा ना तो आप लोग अनम्यूट कीजिएगा, मैंने म्यूट कर रखा है, आपको पता लगा आप बोल रहे हैं और फिर मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको वहाँ से, अपने वहाँ पे जूम में देख लीजिए, ठीक है। तो ये था बेसिकली हाउसेस जो हमने पढ़े ना किए। तो अभी तक हमने इसमें देखा कि 6, 8 और 12, ये 3 हाउसेज हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले हाउसेज हैं, ठीक। तो अब आप एक छोटा सा यहाँ से चीज़ निकालिए कि अगर ये हाउसेस किसी के साथ कनेक्ट हो जाए ना तो चीज़ें खराब ही करेंगे। मैंने आपसे जैसे कहा,
मैंने कहा कि 7th हाउस मैंने आपसे कहा मैरिज के लिए होता है, तो मैंने 6th हाउस आपसे कहा डिवोर्स के लिए होता है। मैंने कहा कि 9th हाउस आपका फॉर्च्यून होता है, तो 8th हाउस मिस फॉर्च्यून है। 5th हाउस चाइल्ड बर्थ बताया, तो 4th हाउस बताया मैंने आपको कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से कुछ आप वो निकाल पा रहे हैं। 12th हाउस हमने कहा कि लॉस का है, तो 11th हाउस हमने कहा गेन का है। मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस आपका है, तो बेसिकली 12th हाउस आपकी डेथ है। यहाँ से आप कुछ निकाल पा रहे हैं, यहाँ पे से अगर हम वो कहें तो कोई रिलेशन अगर हम कहें तो वो आप निकाल पा रहे हैं। थर्ड, सेवन, 8, 9, तो एक रिलेशन यहाँ से ये बनता है कि 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल्स सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। मैंने कहा कि काउंटिंग हमेशा ऐसे करेंगे ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक, ये हाउस ये बना। तो मैंने ये कहा कि फर्स्ट हाउस अगर मेरी बर्थ है, अगर मेरा बर्थ है, तो ये डेथ है। तो यहाँ से कौन सा हाउस हुआ? 12th हाउस फर्स्ट हाउस से 12th हुआ, राइट। वही मैंने कहा फिफ्थ और फोर्थ की बात करें, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ना, तो ये क्या होगा? 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस किल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट हाउस। तो हर एक घर से उसका 12वां घर उसके सिग्निफिकेंस को खत्म करता है। 5th हाउस से 12th हाउस क्या होगा? 4th हाउस, तो वो उसकी सिग्निफिकेंस को खत्म करता है, ठीक। कुछ एक्सेप्शन है, इसमें बात करेंगे एक्सेप्शन की भी आगे, कि जैसे मैंने आपसे ये भी कहा ना कि 5th हाउस दिखाता है इंटेलिजेंस को और 4th हाउस दिखाता है एजुकेशन को। दोनों साथ कंबाइन हो जाए तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो उसको भी समझेंगे। 7th हाउस मैरिज को दिखाता है, 6th हाउस डिवोर्स दिखाता है, ठीक है। तो 12th हाउस क्या हो गया? ये क्लियर है ना आपको? 7 से 6 12th कैसे हुआ? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, बाद में फिर ये प्रॉब्लम होगी आपको इसमें। ये मेन चीज है समझना, ठीक है। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चार्ट है ना, ये दो चीजों से मिलके बनता है, तीन चीजों से मिलके बना होता है। एक तो पहला हाउस हो गया, हाउस के अंदर बैठी होती है राशि और प्लेनेट। हाउस तो हमने पढ़ लिया, करेक्ट। हाउसेस तो हमने पढ़ लिए कि क्या क्या है हाउसेस में। अब हमने पढ़ने हैं कि राशि और प्लेनेट। अब राशि क्या होती है? आपने सुना होगा कि मेष राशि है, ठीक है। अगर हम कहें कि कुंभ राशि है, ये राशि वो राशि है, मतलब क्या होता है इनका? मैं इसको आपको एक, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट रहेगा आज के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं बाकी मैथमेटिकल पार्ट एक दिन में करा दूंगा ना तो आप सब सो जाएंगे। अब आप कंसिडर कीजिए, ये सन है हमारा, मुझसे बोले अच्छे नहीं बनते यार, ठीक है, ये सन है। बेसिकली आपने ना अगर मतलब पढ़ा होगा बचपन में, तो ये क्या होगा कि ये सन है ना, सन के आसपास मैं एक लाइन खींच दूं ऐसे, और एक मिड में लाइन, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ना इस बेल्ट को बेसिकली, तो जो भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो सारे इस बेल्ट के अंदर ही होते हैं। तो ये क्या होती है, 8 डिग्री नॉर्थ में जाएगी, 8 डिग्री साउथ में जाएगी। अब देखिए ना, ये तो एक बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ होगा, मैंने सर्कुलर पाथ का फ्रंट व्यू बना रखा है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने में हो सकता है डिफिकल्ट हुआ, लेकिन ये है बहुत इंटरेस्टिंग। तो अगर मैं इस बेल्ट को ना 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, 1, 2, 12 इक्वल पार्ट में मान लीजिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। हर पार्ट कितने का होगा अगर 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया? 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल होता है, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो कितना होगा? 30 डिग्री। एक हिस्सा जो होगा वो 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा,
ये भी 30 डिग्री, सारे के सारे 30 डिग्री हो गए, ठीक है। अब राशि क्या होती है, वो यही चीज होती है। अब क्या होता है ना, ये हर एक कॉन्स्टलेशन कहते हैं ना, हम आपने सुना होगा कि सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन होता है, ये सब कॉन्स्टलेशन होते हैं, एक्वेरियस कॉन्स्टलेशन होता है, ठीक है। तो वही ये चीज है। तो होता क्या है ना, जब हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ना एक स्टार्स की फॉर्मेशन बनती है, लेट्स से ऐसी कुछ बनती है, ऐसी कुछ फॉर्मेशन बन रही है ऐसे, ये इस फॉर्मेशन को हमने कह दिया कि एरीज फॉर्मेशन है। तो ये होता है जोडिएक का मतलब। बहुत ज्यादा बताया होगा कि ये राशि ऐसी होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, राशि का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है राशि का, और कुछ भी नहीं है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए अर्थ है यहाँ पे, कहीं अर्थ, ये सन है, अर्थ है। तो हमने 12 हिस्सों में जब डिवाइड किया तो कहीं ये फिर से एरीज कॉन्स्टलेशन बन गया, उसके बाद सॉरी टॉरस बन गया, इस तरीके से बनेगा, नहीं उठा देता हूँ उसको, मैं क्लियर बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ऐसे बन गया तो एरीज हो गया, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से बनता है कॉन्स्टलेशन। अब आपको ना ये कॉन्स्टलेशन दिख सकते हैं, कैसे दिखेंगे, आप अगर रात को ना इसको देखेंगे तो आपको इसी शेप में बनता हुआ दिखेगा, एरीज इस शेप में बनता हुआ दिखेगा, ये सब इस शेप में आपको बनते हुए दिखेंगे, ये इस तरीके से कॉन्स्टलेशन आपको बनते हुए दिखेंगे। ये बताऊंगा मैं, साइन है ये, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जोडियक होती है हमारी एक 16 डिग्री की बेल्ट, ठीक है। आपने ना बेल्ट देखी होगी, अगर आप बेल्ट को सर्कुलर फॉर्म में मोड़ लीजिए तो उसमें जो होते हैं ना डॉट डॉट, उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए तो आप वो समझ लीजिए वो आपका जोडियक है, ठीक। उसके बाद ये आपकी 16 डिग्री की बेल्ट हो गई, ठीक है। तो इसी को हम जोडियक कहते हैं। अब ये कितने होते हैं, अभी आप इस चीज को समझिए, ये थोड़ा सा हो सकता है कि समझ में ना आया हो, वैसे कोई इतना वो है भी नहीं कि समझने का जरूरी है, कोई एप्लीकेशन इसका ऐसा है नहीं, ठीक। लेकिन बताना था मेरा काम, तो मैंने बता दिया कि बेसिकली राशि कहते हैं ना, होती क्या है। तो ये कहीं ना कहीं जो पैटर्न्स होते हैं रिजेंबल करते हैं इनसे, इसको हम राशि कहते हैं। इसको आप देख सकते हैं, ये आपको दिख जाएंगे आसमान में, अगर आप टेलीस्कोप लगा के थोड़ा सा मतलब कोई है एक्सपीरियंस जो दिखा सके तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब राशि होती है, 12 राशियां होती हैं, जो मैंने आपसे कहा ना 12 कॉन्स्टलेशन जो इक्वली पार्ट में डिवाइड किए थे वो 12 होते हैं। पहला होगा एरीज, ठीक है, जिसको हम मेष राशि भी कहते हैं। सेकंड है टॉरस, इसको हम वृषभ राशि भी कहते हैं। थर्ड है जेमिनी, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। मिथुन राशि। फोर्थ हो गई कैंसर, यानी कि कर्क राशि। फिफ्थ हो गई लियो, लियो को हम क्या कहते हैं, सिंह राशि। सिक्स्थ हो गई वर्गो, इसको हम कहते हैं कन्या राशि। सेवंथ हो गई लिब्रा, इसको हम कहेंगे तुला राशि। फिर आती है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नाइन्थ, अब आती है आपकी सेजिटेरियस, इसको हम क्या कहते हैं, धनु राशि। टेंथ कैप्रिकॉन, इसको हम कहते हैं मकर राशि। एक्वेरियस, इसको हम कहते हैं कुंभ राशि। और ट्वेल्थ आती है हमारी पाइसेस, इसको हम कहते हैं मीन राशि, ठीक है। तो अब राशि है तो कोई ना कोई राशि का हम एक लॉर्ड होगा,
कोई ना कोई तो उसको गवर्न कर ही रहा होगा ना उस राशि को, कि हमने कहा कि मेष राशि है तो ये गवर्न करेगा, है ना। तो मेष राशि को जो गवर्न करता है जो प्लेनेट, वो है प्लेनेट मार्स। मार्स इसका रूलर होता है। उसके बाद इसका रूलर होता है टॉरस का वीनस। मिथुन राशि का होता है मरकरी। ये आपको ना सब याद करने पड़ेंगे, तो टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएंगे अगर आपको पता नहीं है। कर्क दिखाता है मून, ये है सन। मरकरी जो लॉर्ड होता है ना, वो 2 राशियों का होता है। सेम तुला का फिर से वीनस, स्कॉर्पियो मार्स, सजिटेरियस जुपिटर, ठीक है। कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड होता है वो होता है सैटर्न, और जो एक्वेरियस का लॉर्ड होता है वो भी होता है सैटर्न। इसको दिखाता है जुपिटर, ठीक है। यहां तक अगर हमने ये देखा कि राशियां हमारी 12 राशियां हैं और उनके लॉर्ड हैं, ठीक। अभी तक हमने हाउसेस पढ़ लिए, राशि पढ़ ली, प्लेनेट पढ़ लिए। अब हम तीनों चीजें समझ चुके हैं। प्लेनेट के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए हैं, लेकिन अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने बाकी हैं प्लेनेट की। राशि की कैरेक्टरिस्टिक का हमें कोई भी यूज नहीं है, हम यूज ही नहीं करेंगे इनको। हमें कोई मतलब नहीं कि कौन सी राशि कहाँ बैठी है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, या कोई डाउट है तो बता दो यार। अगर दोबारा रिपीट करना है इसमें कुछ तो बता दो। इसमें वो राहु केतु भी लोग कई बार सर वो बताऊंगा, कैलकुलेट। वो बताऊंगा कि राहु केतु क्या होते हैं। ठीक है। लेकिन ना, राहु केतु क्या होते हैं, राहु केतु आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस, वो समझाऊंगा मैं आपको। वो किसी भी कॉन्स्टलेशन को रूल नहीं करते हैं। ओके ओके। ये तो कॉन्स्टलेशन है, मैंने बताया कि आपने मान लीजिए बेल्ट पकड़ी, बेल्ट है ना आपका, वो बिल्कुल वो आप समझ लीजिए कॉन्स्टलेशन है, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, तो हर एक हिस्सा एक प्लेनेट रूल करेगा। यस कुछ सर। प्लेनेट 2 हिस्सों को रूल करते हैं, ठीक है। यस लेकिन सर। उसमें राहु केतु आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस, वो होते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, नो डाउट, बट वो रूल नहीं करते हैं किसी भी कॉन्स्टलेशन, ठीक यस है। सर। और कोई डाउट किसी को? ये आपको याद करने वाली चीज है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार कि जैसे अभी आपने पूछा, अभी हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सन। अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो मैं आपको बेसिकली इसकी ना वो देने की कोशिश करता हूँ, मास्टर की, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें एक बार प्लीज़ आप अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग, मुझे इसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ओके आपको सर। ज़्यादा समझ आएगा, और अगर मतलब फिर इसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर आपको मतलब वो की नहीं मिल पाएगी, भी चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी, उसका कोई ओके। मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। यस। तो सन की मैं बात करूं, अगर मैं ये कहता हूं ना कि सन ऑल हेड्स को दिखाता है, सभी हेड्स को दिखाता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में हेड कौन है? अगर मैं बात करूं तो बॉडी में हेड कौन है? हेड, ईयर, नोज, नहीं, हेड कौन है सर? हेड, मेन पार्ट जो हम मेन कहते हैं जिस चीज को। ब्रेन। बिल्कुल। तो ब्रेन। सन क्या दिखाएगा आपकी बॉडी में? आपकी ब्रेन को दिखाएगा, ब्रेन। ठीक है। फैमिली का हेड कौन होता है? फैमिली फादर। का हेड फादर। फादर को दिखाएगा। कंट्री का हेड प्रेसिडेंट, प्राइम या मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। स्टेट का हेड कौन होता है? सीएम। आपकी कार का मेन पार्ट क्या है? इंजन। या। तो कहीं ना ये सभी सब हेड्स को दिखाता है। ओके।
बेसिकली अगर हम खाने की बात करें तो सन दिखाएगा आपके एनर्जी गिविंग आइटम्स को, ठीक है। ये रूल करता है वीट, ठीक है, स्टेपल फूड होते हैं ना उन चीजों को, साथ साथ ये रूल करता है हार्ट को भी, ओके बॉडी में आपकी बोन्स को, ओके बात करें तो गोल्ड को, रूबी इसका जेमस्टोन है, ठीक है। ये राइट आई को भी दिखाता है, ये राइट आई को भी दिखाता है। तो सन बेसिकली ना मैं कहूँ तो वैसे एनर्जी को भी दिखाता है। अब किंग है तो कहीं ना कहीं उसमें एटीट्यूड भी होगा, है ना, यस सर उसमें एक यस सर कॉन्फिडेंस भी होगा, तो सन कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब मैं एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने कहा कि हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं कि इंसान का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो अब आप यस सर समझ जाइए कि अगर फर्स्ट हाउस में सन बैठा हुआ तो क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आया गलत बोल दिया आपने। पर्सन कैन बी ए कॉन्फिडेंट पर्सन बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ा सा एटीट्यूड होगा सर। एटीट्यूड भी होगा, एग्रेसिव भी हो सकता है। ब्रेन बहुत शार्प होगा सर। शार्प होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते, वो खाली ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि पॉसिबली अगर सन खराब है अच्छा है तो अभी हमने बात ही नहीं करी। अगर अच्छा है तो ब्रेन से रिलेटेड कोई चीज अच्छा है तो फिर ब्रेन अच्छी होगी जो आपने कहा, लेकिन अगर खराब है तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की भी वो है। अच्छा है बुरा नहीं कह सकते अभी ना, अभी हम कह सकते हैं ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि उसकी थिंकिंग पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी होगी, पॉजिटिव होगी तो बहुत अच्छी होगी, नेगेटिव होगी तो बहुत खराब होगी। सेम सर, फिर वो हार्ट के हाँ लिए और फादर के लिए भी होगा, बिल्कुल अगर अच्छा है एग्जैक्टली तो फिर। नहीं, फादर के लिए ना वो रिलेशनशिप दिखाता है फादर से ना। अब वो फादर से अच्छा। कि सन के रिलेशनशिप कैसे, अब देखो ना जैसे एक इंसान है उसका नेचर में ही थोड़ा सा लेट्स से कि सन बहुत खराब हो गया और वो दिखाता है ईगो को। अभी हमने अच्छे हम्म बुरे की तो बात ही नहीं करी है, हम्म वो दिखाता है ईगो को। तो क्या होगा, वो पर्सन ईगोइस्टिक होगा, फिर उसकी किसी से नहीं बनेगी, वो फादर को हो चाहे किसी से को, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद हम कहते हैं कि मून है, अब हम कहेंगे मून। मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सन अगर फादर है तो मून क्या होगा, मदर। मदर ये दिखाता है हमारे सेंटिमेंट को, इमोशंस को बेसिकली। ये वाटर लिक्विड चीजों को दिखाता है, हम कह सकते हैं, या फिर फैन कूलर इन सब चीजों को ही दिखाता है। मिल्क, ठीक है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स को भी दिखाता है। सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस को भी दिखाता है। साथ साथ अगर डाइजेस्टिव जूसेस को दिखाएगा तो डाइजेशन को भी दिखाएगा, ठीक है। ये सिल्वर को भी दिखा, अगर मेटल की बात करें तो सिल्वर को रिप्रेजेंट करता है। इसका जेमस्टोन होता है पर्ल, कलर होता है इसको इसका जो होता है वाइट, मेलन्स हो गया, इन सब चीजों को दिखाता है। तो बेसिकली अगर सन में एटीट्यूड है ना तो मून थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, मून में इमोशन होते हैं, ठीक है। सन अगर लीड करता है तो एक रोल जो प्ले करता है उसमें मून, मून हमारा माइंड होता है, मन होता है बेसिकली हमारा, कि मेरा मन ये कर रहा है वो कर रहा है ना। इसका अगर थोड़ा चंद्रमा खराब हो, अच्छे खराब की हम बात नहीं करेंगे, और ना हमारा कहीं भी ये कंसेप्ट रहेगा कि राहु देख रहा है तो खराब हो गया, केतु देख रहा है तो खराब हो गया, इसके साथ बैठा है या आठवें घर में बैठा है तो खराब हो गया, हमारा ये कोई भी कंसेप्ट होगा ही नहीं। हमारा कोई भी क्राइटेरिया है ही नहीं जज करने का किसी भी प्लेनेट को। अगर किसी का मून है थोड़ा सा खराब है, अब वो हम देखेंगे कैसे अच्छा खराब देखते हैं। मून सही नहीं है तो क्या होगा, उसका माइंड बहुत मतलब इधर उधर दिखाए, मतलब मूव करता रहेगा, टेंशन में रहेगा, सोचेगा अनस्टेबल। ज्यादा,
हाँ, इनस्टेबिलिटी को दिखाता है, माइंड पर अनस्टेबल होगा, बहुत ज्यादा जल्दी स्ट्रेस में आ जाता होगा, है ना। तो वो हम समझेंगे कि अच्छा या बुरा मैं किस चीज को कह रहा हूँ, वो आगे प्रिडिक्शन का पार्ट है बेसिकली, जब हम नेचर किसी इंसान का पढ़ेंगे तो उस टाइम पे बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है मार्स। मार्स दिखाता है सोल्जर, सोल्जर्स को, सिक्योरिटी, पुलिस, आर्मी, अगर हम कहें तो फाइटिंग इक्विपमेंट्स को भी दिखाता है, अगर हम टैंक AK-40 जो भी है, बंदूक बंदूक हम उसको कहेंगे, तो ये मार्स दिखाता है। मार्स सर्जिकल इक्विपमेंट भी दिखाता है, सर्जिकल इक्विपमेंट भी दिखाता है। ये डिसिप्लिन को भी दिखाता है, स्ट्रिक्टनेस को भी दिखाता है। मैं इस चीज को लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज अब जब आप अगर नोट्स बनाएंगे ना तो आप लिख लीजिएगा इस चीज को भी। तो ये कट्स एंड बाउंड्स को भी दिखाता है, ठीक है, डिसिप्लिन सर भी दिखाता है। डॉक्टर्स को, हाँ, ये सर्जन्स डॉक्टर, को दिखाता है बेसिकली, हाँ सर्जन्स को शो करता है, ठीक है। एब्यूजिव लैंग्वेज भी होती है, वो मार्स की होती है, मतलब मार्स शो करता है। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगर हम कहें तो मसल्स को, आपकी बॉडी में, क्योंकि अगर बॉडी की बात करें तो इसमें क्या होगा, RBCs, स्पाइसेस को दिखाता है, मसल्स को बेसिकली ये दिखाता है, ठीक है। रेड ग्राम और को ये दिखाता है, और रेड कोरल जो होता है वो इसका जेमस्टोन होता है, और स्ट्रिक्टनेस और इन सब चीजों को मार्स दिखाता है। मरकरी, मरकरी दिखाता है चाइल्ड, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, बुक्स को दिखाता है, स्टेशनरी को दिखाता है, स्टेशनरी या स्टेशनरी रिलेटेड थिंग्स को दिखाता है, मोबाइल हो गया, कोई भी चीज जो कम्युनिकेशन का मीडियम है ना, वो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में, माउथ हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, इन सब चीजों को मरकरी दिखाता है। इसका जो जेमस्टोन होता है वो होता है एमराल्ड, इसका मैं लिख देता हूँ रेड कोरल, क्लियर। मरकरी हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं जुपिटर। टीचर्स को दिखाता है, एडवाइजर्स को, कंसल्टेंट्स, कोच, बॉडी में लीवर को दिखाता है, शुगर इन बॉडी, ठीक है। येलो कलर की चीजों को दिखाता है, खाने में कहें तो ग्रैम हो गया या बनाना, पपाया, येलो कलर की चीजों को जनरली। और जो इसका जेमस्टोन होता है वो होता है येलो सफायर। साथ ही साथ जुपिटर विजडम को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं मनी के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब इसमें है कि जुपिटर ना एक बहुत ये इवन हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में भी, जुपिटर हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में भी। उसके बाद बात करते हैं सैटर्न की। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ना इसका हम हमारे प्रिडिक्शन में बेसिकली कोई मेजर रोल नहीं है। जो रोल है वो मैं आपको इसलिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबी चौड़ी चीजें बता दूं और बाद में यूज ही ना हो, तो कोई मतलब नहीं उन चीजों को याद करने का, ठीक है? कम बताएं, कम पढ़ेंगे, और ये होगा कि उन चीजों से प्रिडिक्शन हो जाए, बस हमें प्रिडिक्शन से मतलब है, बाकी और किसी चीज से नहीं। उसके बाद आते हैं हम सैटर्न में। सर जुपिटर का वो स्टोन, जेमस्टोन। येलो सफायर, येलो सफायर, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं सैटर्न। सैटर्न दिखाता है जो हमसे नीचे के नीचे टाइप में जो ये जो सर्वेंट्स हो गए, या हम कह सकते हैं डिजीज का कारक होता है ना, वो होता है सैटर्न। डेथ का, टेंशन का, ऑब्स्टेकल, ये कारक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के उसमें सैटर्न आ गया तो ये सब चीजें होने लगेंगी, नहीं। सैटर्न सडन वेल्थ भी देता है, ये वेस्ट मटेरियल्स को भी दिखाता है। इसका हम यूज करेंगे रेमेडीज बनाने में। हेयर्स, नेल्स, डेड स्किन, या हम कह सकते हैं एडिक्शन को दिखाता है। ये होते हैं काफी डाउन टू अर्थ, जैसे इन चीजों को भी दिखाता है। मतलब किसका नेचर होता है ना डाउन टू अर्थ, वो इन सब चीजों को भी दिखाता है। रॉटन फूड, अगर हम बात करें इसमें तो स्टील, कोल, इन सब चीजों को भी दिखाता है। आउट ऑफ कास्ट को भी दिखाता है। और साथ ही साथ इसका जो जेमस्टोन है वो है ब्लू सफायर। इसका जेमस्टोन है वो है ब्लू सफायर। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राहु केतु। ठीक है। अब राहु केतु ना, सर वीनस। एक एक मिनट बताता हूँ, सबको बताऊंगा, लास्ट में बताता हूँ इसको। ठीक है। उसके बाद होता है देखो, राहु केतु जो होता है ना, राहु जो होता है कहीं ना कहीं परछाई है सैटर्न की, और केतु है कहीं ना कहीं परछाई मंगल की। ठीक। तो इसकी चीजों को, ये एम्पलीफाई जो होती है ना चीजें, वो साइड राहु रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। राहु रिप्रेजेंट करता है अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट, आउट ऑफ कास्ट लिख देता हूँ। सर आउट ऑफ कास्ट का मतलब? बता रहा हूँ। इसको ना हम यूज करेंगे बेसिकली। अब जैसे किसी की मैरिज होती है, ठीक है, आपके कास्ट से अलग कास्ट में, तो हाँ ये हाँ हाँ हाँ। ये वहां पे सिग्निफाई करेगा कि आउट ऑफ कास्ट मैरिज होगी या अपनी मैरिज में शादी करेगा, मतलब अपनी कम्युनिटी में शादी करेगा। हम्म, समझ में आया ना? तो ये हम्म। बेसिकली चीजों को इस तरीके से इनका एप्लीकेशन होगा अभी। ये दिखाता है कंफ्यूजन। राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इल्यूजन। ये डेंजरस होता है सैटर्न से भी ज्यादा। ये ड्रग्स को दिखाता है। ठीक है। एक आपने एक चीज गौर करी, हमने ये कहा कि सैटर्न जो दिखाता है ना वो आपके नहीं दिखाता, क्या मैंने अल्कोहल को दिखाता है, और ये ड्रग्स को दिखाता है। ठीक है। ये तंत्र को भी दिखाता है। ये काफी डेंजरस होता है सैटर्न, और अच्छा भी होता है। इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं है कि राहु आ गया तो चीजें खराब होंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी नहीं। ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको, सिर्फ एक अकेला प्लेनेट है जो रातों रात आपको मतलब धरती से उठा के राजा बना सकता है। भिखारी से उठा के राजा बनाने की हिम्मत भी राहु केतु और शनि में ही है। राहु और शनि में है, सॉरी। एंड वाइस और वर्सा। किसी में नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल है, और भाई साहब सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट माने जाते हैं। भले ही ये छाया ग्रह कहते हैं हम इनको, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं शैडो ही है, मैं भी समझाऊंगा कैसे है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये किसी को भी घुमाने की हिम्मत रखता है। राहु इल्यूजन क्रिएट करने, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन क्रिएट करता है राहु। उसका यूज करेंगे हम जब हम हेल्थ वाले चैप्टर पढ़ेंगे कि कहाँ पे डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद केतु की बात करें तो केतु दिखाता है जनरली मोक्ष को। केतु दिखाता है चीजों से, एक मिनट, केतु दिखाता है चीजों से दूरी। मतलब है कि इस चीज से दूर हटना है, इस चीज से दूर हटना है, सारी डिजायर्स
से दूर, ये दिखाता है आपका केतु। केतु दिखाता है इंसेक्ट को, स्टिंग जहर होता है, ये सब चीज़ों को। और जैसे कोई अपाहिज लोग होते हैं ना, जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे खतरनाक प्लेनेट पे, जो है वीनस। वीनस दिखाता है ब्रांड्स को, अट्रैक्शन को, लग्जरी को, फीमेलिश एनर्जी है बेसिकली। अब हमने कहा अल्कोहल को ये दिखाता है, ठीक है, अल्कोहल को शायद सैटर्न दिखाता है, राहु ड्रग्स को दिखाता है। तो ये ड्रग्स में ना सबसे हाई क्वालिटी का ड्रग क्या होता है? वेनम। वेनम को दिखाता है। चीजों को बेसिकली खराब करने का काम ना, मैं वैसे बता रहा हूँ कि वीनस का है। ये आपको दिखा अटैच करता है वर्ल्डली एक्टिविटी के साथ। सब आपको पूरी दुनिया में कहते हुए मिलेंगे ना कि वीनस सबसे अच्छा है। मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। हमने कहा क्लोथ्स, अगर हम कहते हैं ना क्लोथ्स को रिप्रेजेंट करता है मून, लेकिन ब्रांडेड क्लोथ्स की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है वीनस। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मली अगर हम एक चीज बात करें, देखिए जैसे अगर हम मैंगो जूस पीते हैं, मैंगो जूस बनाया आपने घर में, शेक बनाया, वो आता है मून के अंडर में। लेकिन जब वही मैंगो जूस या मैंगो जूस जो होगा आपका मार्केट में टेट्रा पैक होके, ये सब पैक होके आता है ना, उसको हम कहते हैं वीनस। उसका बेसिकली वीनसीकरण हो जाता है। इंडिया में चीजें चलती नहीं है। इंडिया ने पूरी धरती को, पूरे इनको हमको, इंडिया ने योग इंडिया में फैलाया था। वो इंडियंस हम कब फॉलो करते हैं? जब वो फॉरेन से घूम के योगा बन के आ जाता है, तब हमें होश आती है, तब जाके हम उसको फॉलो करते हैं। दैट इज समथिंग रिलेटेड टू वीनस। पंखा कूलर अगर आप कहें तो वो कहीं ना कहीं ठंडक जो दे रहे हैं वो है मून, लेकिन एसी है, दैट इज वीनस। अब एसी अब कहेंगे सब बहुत अच्छा होता है, बट अगर ना एसी अगर आप ज्यादा यूज करते हो, इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है सर? हड्डियों की बीमारी, ठीक है, इनको लीड करता है मतलब वीनस। तो बेसिकली अगर हम कहें ना कि चीजें बहुत ज्यादा, आपको कोई चीज, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको कोई सही चीज बता रहा है और बहुत आसान, आपको ठीक 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 बता दिया, ठीक है, आपको वो पसंद नहीं आएगा, बट आपको क्या पसंद आएगा? जब कोई 10 लोग 5 स्टार होटल में बैठे पड़े होंगे, वहां पे जाके कोई चीज समझाएंगे ना, वो चीज इंसान के दिमाग में ज्यादा जल्दी आती है, मतलब वो हम लोग को अट्रैक्ट करती है वो चीजें। ये आप गौर करना, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वीनस। हाँ, लेकिन वीनस है मैरिज का एक कारक कहते हैं जिस चीज को, वो होता है वीनस। ये मैरिज कराने में बिल्कुल जरूर हेल्प करता है। ये अट्रैक्शन को दिखाता है, ये मूवीज को दिखाता है, ब्रांड्स को दिखाता है। फीमेलिश एनर्जी है बेसिकली, अट्रैक्शन का कारक है। ये आपको जोड़े रखता है मोह माया के साथ, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं अभी, क्या कहते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, या कुछ और पूछना है तो देख लेंगे उसमें भी। नहीं, तो अभी तक मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें हमने, हाउसेस पढ़ लिए, हमने राशिज देख ली, और हमने प्लैनेट्स भी देख लिए। हाउसेस और प्लैनेट का हमने, जिसका हमारा यूज है, वो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया कि ये चीजें इस चीज को, लेकिन अब आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें बिल्कुल अगर याद नहीं रहेंगी तो आगे चल के थोड़ा सा आपको, आप लोगों को डाउट हो सकता है, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो फिर आपको मतलब उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी। अभी तो ठीक है, अभी तो चल रहा है वाली बात है, क्या होने को तो उस टाइम पे भी आप समझ ही लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है। अब यहाँ से थोड़ा सा मतलब आपको समझना भी पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बोरिंग भी होगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ना, हम ये बोलते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कभी भी राशि पे नहीं, मतलब हमने कहा कि राशि पे नहीं होती, हम लोग उसके डेप्थ में जाएंगे, हम लोग राशि की डेप्थ में जाके कैलकुलेशन करेंगे। हमें मतलब नहीं है कि कहाँ कौन सी राशि पड़ी हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम उसकी भी डेप्थ में जाएंगे। उसकी डेप्थ में कैसे जाएंगे? मैंने कहा कि एरीज साइन है। साइन क्या है? एरीज,
अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि एरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, हर एक 30 डिग्री की बेल्ट होती है। ठीक, ये 30 डिग्री की बेल्ट होती है बेसिकली। अगर मैं सन अगर यहाँ बनाऊँ, अर्थ यहाँ बनाऊँ और एक इमेजनरी लाइन खींचूँ, तो ये जो मैंने बताया ना 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ, और मैंने बोला था इसको डिवाइड कर लीजिए आप 12 इक्वल पार्ट में, तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो 0 से 30 क्या होगा, मैंने कहा कि एरीज है। 30 से 60 क्या होगा, टॉरस साइन। ठीक है, ये होगा, मतलब हर साइन 30 डिग्री का होता है। तो 0 से 30 यहाँ पे हो जाएगा 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, अगर और ट्राई कर लें 90 डिग्री टॉरस के, फिर क्या आएगा, जेमिनी। ये क्लियर है ना आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये 30 डिग्री हर साइन, क्योंकि हर एक 30 डिग्री का होता है, तो ये 0 है तो ये 30 होगा, ये 60 होगा और ये 90 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 360 डिग्री पूरा होगा। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि साइन हमने कह दिया एरीज है 0 से 30 डिग्री तक। अब इस साइन के अंदर नक्षत्र आते हैं, इस साइन के अंदर नक्षत्र आते हैं, और हर जो नक्षत्र होता है, जैसे मैंने कहा हर साइन 30 डिग्री का होता है, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको याद करनी नहीं, हेल्प जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना आपको प्रिडिक्शन में कहीं पे हेल्प करेगी। बट हाँ, कि अगर हम ना एस्ट्रोलॉजी जान रहे हैं तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। प्रिडिक्शन तो आप कर ही लोगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन पता तो हो कि कोई पूछे कि यार नक्षत्र होते क्या हैं, तो पता, वो तो आप तभी तो बताओगे। कोई पूछे कि साइन जोडियाक क्या होता है, बोले एरीज क्या होता है, आप ना बता रहा। वैसे अगर आप देखो 80% लोगों को पता ही नहीं होगा ये जोडियाक का मतलब क्या होता है। तो इस चीज को समझो कि बेसिक थोड़े से क्लियर होने चाहिए, प्रिडिक्शन तो हो ही जाएगी, ये कंफर्म है। इसमें साइन होता है 0 से 30 डिग्री तक, हमने कहा एरीज है। ठीक है, फिर वैसे ही कहा कि 30 से 60 डिग्री तक टॉरस है। अब इसमें ना नक्षत्र आते हैं। अब एक नक्षत्र मैंने कहा आपसे, नक्षत्र आते हैं, मैंने एक नक्षत्र कहा 13 डिग्री 20 मिनट का है। तो इसको ना आप एक चीज याद कर लीजिए, एक वो बता रहा हूँ मैं आपको, पैटर्न बता रहा हूँ, इसको हमेशा याद कर लीजिए, ये आपको आगे चल के बहुत काम करेगा। सबसे पहले आता है केतु, फिर आता है वीनस, फिर आएगा सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, ये। ठीक है, इस तरीके से इसी ऑर्डर में चीज़ें चलेंगी। जब हम महादशाएं कहेंगे या अंतरदशाएं कहेंगे ना, महादशा भी इसी फॉर्मेट में आएगी। किसी भी इंसान को, अब हो सकता है कि उसका जन्म कहीं बीच में हुआ हो, इसके तो हम अलग बात है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कि अगर कोई इंसान की केतु की महादशा में आई, केतु की महादशा स्टार्ट होगी पहले, फिर वीनस की, फिर सन की, फिर मून की। अब मान लीजिए बर्थ के टाइम पे किसी को मार्स की दशा है, अब वो मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पे कि मार्स की दशा आप कैसे जज करेंगे। अब मार्स की दशा की है, तो अगली दशा उसको कौन सी आएगी, राहु की आएगी, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मरकरी, फिर केतु, फिर वीनस, फिर सन। इस तरीके से चीजें चलती जाएंगी, राइट। तो अब मैंने पहली चीज क्या कही, साइन होते हैं 0 से, हर साइन होता है 30 डिग्री का, और एक हेलो नक्षत्र जो होता है वो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का। हेलो सर हाँ जी, सर नक्षत्र मीन्स व्हाट लाइक इट्स बताता हूँ, लाइक ओनली प्लैनेट सर मैं समझाता हूँ मैम, अभी आपको समझाता हूँ। अभी ओके मैं क्लियर करता हूँ इस चीज को ना, कि नक्षत्र की अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी नहीं बताई है, और ना मैंने अभी, मतलब मैं बताता हूँ आपको, क्लियर करता हूँ इस चीज को। ओके ओके फाइन ठीक है? तो सबसे पहले जो आपको याद होना चाहिए, वो याद होना चाहिए कि इस कभी भी जो महादशा आई, आपको प्लेनेट ना हमेशा इस फॉर्म में याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही चीजें हैं जो मतलब आगे, इसको अब हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं ना, वो इसी तरीके से आएंगे और इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं हर नक्षत्र क्या होता है। एक नक्षत्र होगा, वो होगा 13 डिग्री 20 मिनट का। एक बार आप समझना, मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल डेफिनेशन में आपको वो हो जाएगी क्लियर, नहीं होगी तो मैं बताता हूँ। ठीक है, नक्षत्र क्या होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ठीक है,
तो अब मैंने आपसे कहा कि 0 से सेकंड और 0 से 13 डिग्री 20 मिनट जो नक्षत्र होगा वो किसका होगा? केतु का। ठीक है, मतलब अगर मैं किसी भी साइन को डिवाइड करूं इस तरीके से, तो यहां से जितने डिग्री पे 13 डिग्री 20 मिनट होता होगा, लेट से यहाँ पे होता है, तो ये 13 डिग्री 20 मिनट होगा, तो ये होगा केतु का नक्षत्र। बेसिकली इस नक्षत्र के अंदर जो रूल कर रहा है ना, जो प्लेनेट, वो है केतु। मैंने आपसे कहा हर साइन को रूल करता है एक प्लेनेट, उसी तरीके से हर एक साइन को के अंदर भी नक्षत्र होते हैं जो कि उसको रूल करते हैं, और जिसको रूल करते हैं प्लेनेट। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक जो रूल करेगा वो करेगा केतु। ठीक है, तो अगला साइन क्या आएगा 13 डिग्री 20 मिनट के बाद, और कहां से कहां तक होगा? वो होगा 13 डिग्री 20 मिनट से, इसमें अगर हम 30 डिग्री ऐड करेंगे क्या आएगा? नहीं सॉरी, इसमें अगर हम 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करेंगे क्या आएगा? 26 डिग्री, 26 डिग्री 40 मिनट। ये होगा आपका वीनस का नक्षत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब एक बहुत छोटी सी चीज समझिए, ये साइन होता है 30 डिग्री का। ठीक है, देखो समझ ना आए तो मुझे फिर से बताना, मैं समझा दूंगा, है ना? ये बट ये थोड़ा सा है मैथमेटिकल पार्ट जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको। इसका ऐसा कोई यूज नहीं है आगे, लेकिन बेसिक है तो बताना बनता है। 13 डिग्री 20 मिनट हो गया। अगला जब 13 डिग्री 20 मिनट होगा तो आप कहाँ तक पहुंच गए? आप 26 डिग्री तक तो पहुंच ही गए। अब ये कितना हो गया टोटल मिला के? अगर हम कहें यहाँ से यहाँ तक, बता देते हैं 2640 26, बचा कितना? 3 डिग्री 20 मिनट बचा ना। या तो वो 3 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे आएगा, लेकिन एक नक्षत्र कितने का होता है? 13 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट्स का। 40 मिनट। यस ठीक है, सर। तो क्या होगा, जो सन बताया ना मैंने आपको, सन का आधा पार्ट यहाँ होगा और अगला पार्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। राइट, तो अब हम क्या कहेंगे कि सन यहाँ से 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक ये सन होगा। उसके बाद अगला साइन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो 30 डिग्री का ही है साइन। अगला साइन होगा टॉरस का, और टॉरस में जो नक्षत्र होगा, जो पहले नक्षत्र होगा, वो होगा सन। और सन कहां से कहां तक होगा? 0 से 10 डिग्री तक। करेक्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री 20 मिनट तो पहले ही कंज्यूम हो गया यहाँ पे, और बाकी 10 का डिग्री बचा अगले नक्षत्र में। उसके बाद क्या आएगा सन के बाद? मून। तो मून कितने से कितने तक होगा? 10 डिग्री 23 में 23 23 डिग्री 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड आ जाएगा मार्स, और मार्स के केस में भी यही होगा। यस मार्स में कितना होगा, मतलब मार्स इस वाले में कितना चल पाएगा? 6 डिग्री चल पाएगा, 6 डिग्री 40 मिनट। कितने से होगा? Yes. 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री तक। ठीक अब हमारा जो साइन शुरू होगा थर्ड होगा जेमिनाई। जेमिनाई में जो पहला होगा वो कौन सा होगा? मार्स। और मार्स कितने से कितने तक होगा? 0 डिग्री से 6 डिग्री 40 मिनट। उसके बाद इसी तरीके से राहु जुपिटर सैटर्न इस तरीके से चलते रहेंगे, और ये फिर से रिपीट हो जाएंगे। अब हमने एक चीज देखी, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे आकर चलिए देख लेते हैं। जुपिटर, राहु कितने से होगा? 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री। जुपिटर होगा 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ही आएगा। उसके बाद जो होता है फोर्थ आएगा हमारा, वो आएगा कैंसर। कैंसर में जो पहला साइन नक्षत्र होगा वो किसका होगा? जुपिटर का। जो अगला नक्षत्र होगा सैटर्न का, और फिर होगा मरकरी का। प्लैनेट तो खत्म हो गए यहाँ पे, अब देखिए
हाँ जी, ठीक है, लेकिन साइंस तो अभी भी बचे हैं, अभी तक तो चौथे साइन के साथ पहुंचे हैं ना। तो जो Yes, sir. पांचवा साइन होगा वो होगा सेम एज एरीज, तो छठा साइन होगा वो सेम एज टॉरस, फिर जेमिनी, फिर कैंसर, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? Why? No, sir. देखिए ना, Not. ये आपका मरकरी है, मरकरी की महादशा के बाद मैंने क्या कहा था आपसे, फिर से केतु आ जाएगा। Yeah, that is true. तो फिर कैंसर के बाद क्या आएगा? So, sun आना चाहिए ना हाँ सर? बिल्कुल ना, कैंसर के बाद लियो आएगा, है ना। हाँ, ये सिक्स में आएगा, देखिए मैं समझा देता हूँ, कैंसर सिक्स में आएगा लियो, ठीक है। Yeah, that is मरकरी खत्म हो गया, yes. ये तो खत्म हो गया, अब तो अब क्या आना चाहिए, केतु, हाँ, yeah, that is okay. केतु है ना, फिर आएगा Yeah. वीनस और फिर आएगा सन, Sir, तो ये फिर रिपीट होते रहेंगे। sir, can I ask one हाँ question, प्लीज sir? प्लीज, हाँ जी। See, like I'm talking like, see, in nakshatra we are taking planets. हम्म, हम planets ही ले रहे हैं ना नक्षत्र में, और planets भी में भी planet लेते हैं सर। तो what is the प्लैनेट में भी difference? प्लैनेट लेते हैं मतलब, When you describe planets, तो all planets, Venus, Sun आपने हाँ describe बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ And नक्षत्र में भी same, Venus, राइट Sun, राइट, मैं Moon. समझ गया, Yeah, समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, I couldn't ask हाँ मैं proper करेक्ट question. करेक्ट, मैं समझ गया, समझ गया, समझ गया। So means मैं बताता हूँ, नक्षत्र, मैं समझा देता हूँ, अभी yeah, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था तीन चीजें होती है, ये हाउस हो गया। अब लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी शुरू हो जाती है, लेट से यहाँ पे भी एक, यहाँ पे एरीज राशि है, yes, ठीक है, लेट से एरीज राशि है, तो क्या होगा मैम, यहाँ पे लेट से एरीज राशि में फॉर एग्जांपल, ये तो समझ में आ गया, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, लेट से मैंने कहा जुपिटर है, okay, ठीक है। अब ना मैम जुपिटर इतने बड़े एरिया में है, 0 से 30 डिग्री के बीच में, तो yes, अब ये कौन सा रिजल्ट देने वाला है, ये रिजल्ट वहां के देगा जिस एरिया में बैठा होगा, ये जिस सेगमेंट में बैठा होगा, कह सकते हैं। okay. इसको मैंने ना Like इसको मैंने house में Jupiter will be in one segment or एग्जैक्टली something like. एग्जैक्टली एग्जैक्टली Okay, 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 okay. मैंने ये कहा कि ये 0 से 13 डिग्री 20 मिनट है, ये 13 डिग्री 20 मिनट है, ये 3 डिग्री 40 मिनट है, 20 मिनट है, ठीक है। Sir, one sec, sir. Initially, Jupiter we have considered full house में he is sitting. Jupiter is sitting इनिशियली in फुल that. हाउस में ये बैठा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, एक And now we are going in deep. बता रहा हूँ, We are going बता in एक deep. मिनट, Okay. ये 30 डिग्री का है, मैंने Yes, कहा sir. एट द टाइम ऑफ बर्थ जुपिटर वॉज 10 डिग्रीज किसी के भी चार्ट में, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन में जब हमने टेलीस्कोप लगा के देखा, हमने कहा जुपिटर 10 डिग्रीज है, ठीक है। Okay. तो 10 डिग्रीज कहाँ पे आएगा, 10 डिग्रीज कहीं यहाँ पे आएगा, अप्रॉक्स कह सकते हैं। तो 10 डिग्रीज कहाँ पे है, ये आ गया एक Okay. सेक्शन, ये आ गया सेकंड सेक्शन, ठीक है। Okay. अब ना देखिए, जो हम कहते हैं ना कि जुपिटर आ गया किसके किसके नक्षत्र में आ गया, जुपिटर आ गया केतु के नक्षत्र में, Yeah, first, yes, Ketu. ठीक है। Fine. अब fine, हमने इसलिए किया, अब देखिए ना, जो हम कहते हैं ना साइन, हम एक्चुअल हमने ड्रिल डाउन कर लिया कि वो साइन में भी उस साइन को रूल कौन कर रहा है और उसके किस पार्ट को कौन Okay. रूल कर रहा है, We are pinpointing, like एग्जैक्टली we are going in. अब एग्जांपल Okay, मैं okay, बताता हूँ, okay. फर्स्ट हाउस ना बहुत सारी चीजों को दिखा देता है। अब Okay, okay, I got. मैं कह रहा हूँ कि किसी लोग, अब आप समझना इन चीजों को, 12th हाउस बहुत सारी चीजों को दिखाता है कि बट उसमें से एक्चुअली होगा क्या, 12th हाउस हॉस्पिटल जाओगे, खर्चे होंगे, या बिजनेस बढ़ जाएगा, या फॉरेन चले जाओगे, या डेथ हो जाएगी, या फिर कुछ भी हो सकता है ना, या ऑब्स्टेकल आएंगी लाइफ में, क्या होगा, बट होगा क्या, वो यहाँ से पता चलेगा। क्यों? बिकॉज वी आर ड्रिलिंग डाउन, हम कह रहे हैं कि जुपिटर केतु के नक्षत्र में है, Okay, fine, sir. और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि केतु कहाँ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हम जुपिटर के रिजल्ट देख रहे हैं प्लस केतु के रिजल्ट देख रहे हैं। अब मान लीजिए मैम फॉर एग्जांपल, आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग कहाँ पे होंगे, आप जैसे आप मान लीजिए अपनी सोसाइटी पे रहते हो, ठीक है, तो ये Yeah. आपकी सोसाइटी है, ये आपकी पूरी सोसाइटी है, पूरा घर है आपका, Okay. तो आपका सोसाइटी में भी इन्फ्लुएंस होगा ना, Yeah, that is true. इन्फ्लुएंस होगा। उसके बाद लेकिन क्या आप सोसाइटी में सबसे पावरफुल होगे, No, not necessary. नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आप सबसे ज्यादा पावरफुल कहाँ होगे, When हम अपने घर पे रहेंगे. आप अपने घर पे होगे, अभी आप घर पे होगे, ठीक है, अभी आप वहीं तक रहो, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद भी आप सबसे ज्यादा पावरफुल कब होगे, जब आप अपने पर्सनल रूम पे होगे,
ओ अभी हम इसको और ड्रिल डाउन करेंगे आपके रूम तक। अभी देखो, ओके अभी हमने कहा अभी आप घर पे हो, तो अच्छा अभी तक आप मान लो आप जुपिटर हो, आपने अभी तक किसके रिजल्ट दे दिए? आपने अपने रूम के रिजल्ट दे दिए। आप हाउस का रिजल्ट तो आप दोगे ही दोगे, क्यों? क्योंकि आप उस घर के लॉर्ड हो। फाइन आपने अभी अपने तो सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट किसके होंगे उसके बाद? केतु के। केतु के जुपिटर अपने तो देगा ही देगा, केतु के रिजल्ट भी देगा। या गॉट पॉइंट उसके गॉट बाद योर अभी आप पॉइंट लेट्स से आप अपने घर में बैठे हो, अभी हम उसको देखेंगे अभी अगली क्लास में देन विल गो टू रूम आल्सो ओके अब हम ये कह रहे हैं कि केतु लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इसको वैसे मत लेना, सन में बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो सन के भी रिजल्ट देंगे, और सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट किसके होंगे? सन के होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका सबसे पावरफुल एरिया है। ओके अभी क्लियर है ना आपको कि ये चीजें क्यों होती है? मींस वी आर गोइंग डीप एंड डीप Exactly. मतलब हम ओके एक्चुअली डिग्रीज का यूज कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि यार जुपिटर 29 डिग्री पे कमजोर हो गया। अरे भाई कैसे कमजोर हो गया? जुपिटर 29 डिग्री पे यहाँ पे बैठा है, तो इस यहाँ के रिजल्ट देगा, सिंपल सी। यहाँ के उससे उससे कमजोर होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को? क्योंकि आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे आज तक किसी ने क्वेश्चन पूछा ना हो, तो वो एक बड़ा बहुत अच्छी हाँ चीज ये सर आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज लाइक नक्षत्र एंड प्लैनेट में फर्क क्या था ओके आई गॉट योर तो पॉइंट वो कहाँ पे है, ये हमें क्लियर हो गया। इस या ये मेरा इंटेंशन था, ये 0-13 डिग्री ये समझाने का कि एक्चुअली चीजें कहाँ पे हो रही है। ओके फाइन फाइन सर इसको ये डिग्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इस ऑर्डर में याद कीजिएगा सभी लोग। ओके अब हम आगे हैं। अब हमने देख लिया प्लेनेट, देख लिया, अब हमने नक्षत्र देख लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम फिर आगे एक मतलब थोड़ी बहुत चीजें समझेंगे, फिर बाकी कल देखते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। मैंने कहा ये एक चार्ट होता है जिसमें अब ना यहाँ पे ये होता फर्स्ट हाउस है, यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे 3 लिखा हो सकता है। ये हाउस तो फर्स्ट है, लेकिन इसमें थर्ड राशि, और थर्ड राशि होगी कौन सी होती है? थर्ड राशि जेमिनी तो ये जेमिनी राशि है, मतलब ये क्योंकि अब यहाँ पे जेमिनाई है तो ये इंसान कैसा होगा? जेमिनाई असेंडेंट होगा। ये जेमिनी राशि। किसी की भी राशि कौन सी होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ? मून ना, मून जिस भी राशि में बैठा होता है हम उस इंसान को उसकी राशि कहते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे तीसरी राशि है, तो यहाँ से फोर्थ राशि, ये फिफ्थ राशि, ये सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 1। ठीक है, तो लेट्स से मून यहाँ बैठा है, मैंने कह दिया मून यहाँ पे बैठा है, तो इसकी राशि क्या होगी? एरीज। ठीक है, ये एरीज है, मून कहाँ पे बैठा है? एरीज राशि में। तो उस इंसान की जो राशि होती है वो होती है, मून की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है किसी इंसान की राशि क्या है। ठीक है, कोई कहता है मेरी राशि ये है, मेरी राशि एरीज है, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा यार इसका मून कहाँ है? एरीज में है। जो प्रिडिक्शन आती है ना, जो आप देखते हैं उधर डेली प्रिडिक्शन, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जो न्यूज़पेपर में आती है, वो ये होती है। अब एक बात बताइए, एक बहुत छोटी सी बात मैं आप सभी से पूछता हूँ, ये कि इस दुनिया में कितने सारे लोग होंगे ना जिसका मून एरीज में होगा? क्या पॉसिबिलिटी है? 12 घर हैं, 12 प्लैनेट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 135 करोड़ के आसपास हमारी आबादी है, उनमें से कितने सारे लोग होंगे जिसके मून यहाँ पे होगा? क्योंकि घर तो 12 ही है, बेचारा मून जाएगा तो जाएगा कहाँ? 12 घर में से कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो 12 ही राशियां हैं। तो क्या आपको लगता है कि मून अगर मैंने कह दिया एरीज में है तो वो प्रिडिक्शन सबके लिए कॉमन हो जाएगी जो साइन के उसमें प्रिडिक्ट करते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। डिफरेंस आएगा कि मून राशि तो ठीक है, किस राशि में बैठा है, बट बैठा कहाँ पे है? राशि में भी किस प्लेनेट के कहाँ पे बैठा है, किस डिग्री में बैठा है?
अब आपने कह दिया 13 डिग्री भी, मतलब 13 डिग्री भी 10 डिग्री में बैठा है, अब उस 10 डिग्री में भी कौन सा नक्षत्र फॉल हो रहा है, उस डिग्री में भी कौन सा नक्षत्र फॉल हो रहा है, वो हर मून को तो हर जगह के रिजल्ट देने हैं आपने। अब आपने कह दिया कि राशि मून एरीज है आपको, बट ये भी नहीं पता ना कि असेंडेंट क्या है, आपको असेंडेंट ही नहीं पता, तो हम जज ऐसे नहीं कर सकते सिंपल एक राशि के बेस पे, है ना। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया आप लोगों को, राहु और केतु क्या होते हैं। ये सन है, ठीक है, सन है, ये अर्थ है। अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रोटेट करती है इलिप्टिकल पाथ। अब क्या होता है ना, जो मून होगा, ये मून है, मून भी अर्थ के चक्कर लगाता है, मून भी अर्थ के चक्कर लगाता है। नहीं, जो डाउन साइड को जब अर्थ चक्कर लगाता है ना, ऐसे कट रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, इसको हम ये इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं, ये केतु होता है, और जो अपवर्ड्स को जा रहा होता है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन होती है ये होता है राहु, और कुछ नहीं होता राहु की, तो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, नोडल पॉइंट होते हैं बेसिकली ऑफ पाथ ऑफ सन एंड मून वेयर दे इंटरसेक्ट। ये होते हैं राहु केतु। So that will be fixed, sir. हाँ जी मैम, ये जो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट तो पॉइंट फिक्स है ही तो होते ये हैं, फिक्स रहेंगे, तो बिल्कुल फिक्स ही रहेंगे सर। इंटरसेक्शन पॉइंट तो फिक्स ही रहेंगे, हाँ फिक्स ही रहेंगे ऑलवेज, बिकॉज या तो ये राहु केतु है। मैं आगे बताऊंगा आपको ना कि इसी की वजह से हम कहते हैं ना लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स होता है, हम देखेंगे उसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके। अब आते हैं हम एक चीज, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है या दोबारा रिपीट करना है तो बता दो, क्योंकि आप लोग ना ये जरूर नोट्स जरूर बना लेना इसके इनिशियली, बाद में तो खैर आप खुद ही समझ ही जाओगे, लेकिन समझने के लिए आप नोट्स बना लें या फिर वीडियो को आप 2-3 बार देखें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब ना हम कहते हैं कि जो हम लोग जो यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी मतलब जो 120 ईयर्स की होती है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना, एक ऑर्डर बताया था मैंने अभी आपको कि आपको प्लैनेट्स को इन्हीं ऑर्डर में याद करना है, प्लैनेट्स को आपको इन्हीं ऑर्डर में याद करना है, केतु, विंशोत्तरी मतलब 120 ईयर्स, जो केतु की महादशा होती है ना वो 7 ईयर्स की होती है, महादशा, ठीक है। वीनस की होती है 20 ईयर्स, सन की होती है 6 ईयर्स, ये सारे ईयर्स में है। मून की होती है 10 ईयर्स, 7 ईयर्स मार्स की। राहु की होती है 18 साल की, जुपिटर की होती है 16 साल की, ये होती है सैटर्न की 19 साल की, और मरकरी की होती है, जब आप ऐड करेंगे इसको, जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 120 ईयर्स, ठीक है। इसको ना आपको याद ही करना पड़ेगा इसका, और मैं वैसे से बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता कि ये 7 साल की होती क्यों, या फिर 6 साल की क्यों होती है, 20 साल की क्यों होती है,
इसका कोई भी मतलब मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मुझे पता ही नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला इसमें कि क्यों होती है ऐसी। सर व्हाट डज इट मीन लाइक 7 years है सपोज, तो 7 years तक एक वन प्लेस में इट विल बी देयर, मैं मतलब बताता क्या हूँ वहीं पर रहेगा एक्चुअली क्या क्या होता है ना, देखिए मेरा होता क्या है ना, एक इंसान है मान लीजिए, उसकी जैसे जब जब वो बर्थ होगा, इसी समझा हाँ जी। ये होगा, जब उसका बर्थ होगा ना, वो किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा हुआ होगा। ओके और कोई इंसान किस नक्षत्र में पैदा होता है आइडिया कुछ? हाँ। चंद्रमा एट द टाइम ऑफ बर्थ, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है ना, वहां से उसके नक्षत्र स्टार्ट होते हैं, वो उसकी दशा होती है बेसिकली। अब मान लीजिए कि चंद्रमा मान लीजिए जब एट द टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे था फॉर एग्जाम्पल, तो उसका नक्षत्र होगा ना वो अश्विनी नक्षत्र होगा। मैं बता अभी लिखवा दूंगा आपको, 27 नक्षत्र होते हैं, तो वो अश्विनी नक्षत्र होगा और उसको केतु की महादशा से स्टार्ट होगी, उसकी जो महादशा होगी वो केतु की होगी। तो मतलब 7 साल तक वहीं रहेगा? नहीं मैम 7 साल तक नहीं रहेगा ना, मैं समझाऊंगा अभी 7। आपको। 7 साल तक नहीं अच्छा रहेगा ना, देखिए अब वो भी ना केतु के किस सेगमेंट में हो रही है। अभी हमने केतु तो 13 डिग्री 20 मिनट में है, ओके। ठीक है। अब मान लीजिए 10 डिग्री 20 मिनट के आसपास हो रही है, किसी का बर्थ हुआ है जब मून इसके नक्षत्र के 10 डिग्री 20 मिनट पे है ना, तो उसको जो केतु की जो महादशा होगी वो 7 साल की नहीं होगी। उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है कि उसको 3 ही साल की हो। ओके 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 20 साल वीनस की महादशा का सीधा सा मतलब ये है कि उसके लिए ना देखिए हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो अलाइनमेंट होता है ना वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं उनका अलाइनमेंट हमारा हमारा एक्चुअली बर्थ उसी टाइम पे होता है जब वो बिल्कुल दे आर इन द मैथमेटिकल हार्मनी विद आवर कर्मास, ठीक। अब मैंने कहा कि 20 साल वीनस चलेगा, इसका मतलब क्या है? हाँ या 20 दैट्स साल इसमें वीनस चलेगा, इसका मतलब ये है कि 20 साल तक उसको वीनस की महादशा रहने वाली है। यानी कि मैं अगर देखिए 2 टर्म्स हैं इसके, एक मैं मैथमेटिकल टर्म्स में भी आपको समझा देता हूँ। वैसे बताऊं तो 20 साल तक क्योंकि वीनस की डिफाइंड है, तो मतलब है कि जो कर्म उसने किए थे ना XYZ, उस टाइम तक उसको वीनस रिजल्ट देगा। ये तो एक मतलब ये हो गया कि एक हम जो हमारी मान्यता है धर्म के हिसाब से, मतलब हम उसको उस चीज को कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए आप, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि कह सकते हैं यार, मैं इसको अभी मैंने आपको अंतर्दशाएं नहीं पढ़ाई है, चलिए पहले मैं आपको अंतर्दशाएं पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, फाइन फाइन है ना। फाइन। उसको क्योंकि अभी 2-3 कैलकुलेशन है सर, मैं आपको वो समझा दूंगा, उसके बाद आपको आंसर ऐसे खुद ही मिल जाएगा। लेकिन ये है इतना बस अभी याद रख लीजिए कि 20 साल के लिए वीनस की महादशा चलेगी। इसका मतलब है कि आपका जो मेजर पीरियड होगा वो तो वीनस का चलेगा, उसके अंदर माइनर पीरियड्स आते रहेंगे, उसके अंदर माइनर पीरियड आते रहेंगे। और वो जो माइनर पीरियड है वो भी इसी ऑर्डर में चलते हैं। ये 20 वाला मैं अभी आपको समझा दूंगा कि 20 का मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या। यस आई वांट टू नो लाइक हाँ एग्जैक्टली। केतु नक्षत्र में समझो बॉर्न हो गया, इसके बाद समझो 20 साल आ रहे हैं, तो वो 20 साल में मतलब क्या प्लेनेट की क्या पोजीशन, मतलब क्या रहता है वीनस, मतलब 20 साल तक क्या होता है? 20 साल तक एक्चुअली उसको वीनस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। और वीनस से अच्छा रिलेटेड रिजल्ट क्या मिलेंगे? ओके पहले तो वीनस हम चेक करेंगे कहाँ पे है, और फिर वीनस किस नक्षत्र में है, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, ओके ओके उसके उसको रिजल्ट्स मिलेंगे बेसिकली। कहीं ना कहीं मैम देखिए हम ये कहते हैं ना कि प्लैनेट्स हमें ये प्लैनेट मेरा खराब है या ये अच्छा है। प्लैनेट अच्छे बुरे खराब कभी नहीं होते, उनको ये कहते हैं कि आपको शनि की वजह से परेशानी हो रही है भाई, वो सैटर्न बैठा है, उसको आपसे क्या मतलब, उसके बाद और कुछ काम नहीं है क्या जो आपको परेशान करेगा? एक्चुअली होता क्या है ना, जो ये प्लैनेट्स होते हैं दे आर काइंड ऑफ थर्मोमीटर। वो हमें बताते हैं कि इतना बुखार है, मतलब आपने इतने अच्छे कर्म किए या आपने इतने बुरे कर्म किए। सैटर्न अगर किसी का खराब है तो वो ये बताता है कि हो सकता है कि आपने सैटर्न से रिलेटेड खराब चीजें पिछले जन्म में की हो, इसलिए आपका सैटर्न खराब है। सैटर्न इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू यू, वो आपके कर्म ही है जो आपके के साथ अच्छा है बुरा कर रहे हैं। सैटर्न उसकी इंटेंसिटी बता देगा, यार ये थर्मोमीटर है, इतना बुखार था, मतलब इतने आपने अच्छे कर्म किए थे लेट से, और इतने खराब किए थे। तो वो आपको बेसिकली उसका टेम्परेचर बता रहा है कि आपके अच्छे या बुरे कर्मों का टेम्परेचर क्या है, वैल्यू क्या है बेसिकली। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे लेट से, मतलब जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, सैटर्न जैसे है, सैटर्न डिनोट करता है किसको? सर्वेंट्स को।
जो लोअर क्लास लोग होते हैं, अगर आपने ना कभी उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया तो आपका सैटर्न कभी खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा। अगर सैटर्न खराब मतलब मान लो है किसी का पहले से, तो उसको मान के चलना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपने पिछले जन्म में जाने या अनजाने में उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया है, इसलिए वो खराब हो रहा है। ऐसा फिर हम आगे जब हम बात करेंगे, हम एज अ रेमेडी की बात करेंगे। नहीं सर, जैसे आपने वीनस का बताया, तो वीनस जनरली स्पॉइल्स यू, एज यू नहीं एक्सप्लेन। नहीं नहीं स्पॉइल नहीं, वो तो मैं एक जनरल बात कर रहा था ना कि अच्छा, वीनस जनरल, आजकल अच्छा। चीजों को खराब ही करने का काम है। हाँ, एग्जाम्पल वीनस का बता रहा 10 आई टोल्ड कि फिर 20 साल हूँ। तक वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वीनस वीनस मान लीजिए अच्छा है किसी का, ठीक है, अच्छा, अच्छा वीनस किसको कहते हैं, बुरा कहता है, अभी तो हमने बात ही नहीं करी ना। ओके फाइन। मैं तो वैसे बताया आपको इन जनरल टर्म्स की वीनस क्या है, चकाचौंध की दुनिया है ना मैम, वो चीजें हमें ना हमारे हम कह सकते हैं हमारे धर्म से हमारे जो एक, देखिए ना, अब मैं वैसे नहीं कहूँगा, इन चीज़ों को मैं जज नहीं करूँगा, बट आजकल कल्चर बहुत सही नहीं है। जिस तरफ को हम बढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके। मतलब अब देखिए ना, पहले से क्या होता था, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक वो बात होती थी ना, मैं लाइव एग्जांपल बता देता हूँ कि है क्या। फॉर एग्जांपल किसी की शादी है, ठीक है, अब लेट्स से आपके बच्चों की शादी है, ठीक है, आज के लिए बच्चे पता है क्या बोलते हैं यार, वो जो होते हैं कपल्स वो डिसाइड करते हैं कि यार मम्मी पापा को बुलाएं या ना बुलाएं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मैं जो लाइव एग्जांपल है। ओके। तो ये कोई अच्छी बात है क्या, मतलब मैं नहीं कह रहा मम्मी पापा को बुलाएं ना बुलाएं, उनका मतलब क्या होता है। ओके। ओके। तो ये कर रहा है कहीं ना कहीं, ये चीजें हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वीनस कर रहा है, हमने किसी चीज को तो किसी ना किसी चीज को कुछ ना कुछ तो डिफाइन करना ही है, तो हमने उसको उस चीज का नाम दे दिया ओके। ना, हम उस तरफ को जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ इन टर्म्स में खराब है, बट ऐसा नहीं है कि आपका वीनस अच्छा, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। अब वीनस तो मान लीजिए आपकी चार्ट में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो वो आपके लिए अच्छा है, ओके। आपको अच्छे तो रिजल्ट देगा, बट किस चीज से अच्छे रिजल्ट देगा वो हम देखेंगे कि जिस नक्षत्र में बैठा है और उसके भी सब डिविजन्स में कहाँ पे वो बैठा ओके। है, उसके रिजल्ट रिलेटेड रिजल्ट क्या देगा। ठीक ओके है? फाइन। ऐसा नहीं होगा कि मैंने कह दिया कि राहु खराब है, तो मैंने उस टाइम भी बताया था ना कि राहु के या खराब या मतलब राहु खराब चीजों को डिनोट करता है, राहु खराब नहीं है। ओके। अब आपके चार्ट में खराब है या अच्छा है वो डिपेंड करेगा, बाद में देखेंगे उसको समझेंगे। अब मान लीजिए आपके चार्ट में भी खराब है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज पहले ही नेगेटिव है और आपके चार्ट में भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, फिर वो और लगाएगी, है ना। अब राहु, मैंने कहा कि एक मतलब दिखाता है लोअर क्लास पीपल्स को, और हमने ये कहा कि जुपिटर दिखाता है अच्छी चीजों को, अभी तक जो हमने समझा। तो पता या है राहु के और जुपिटर में अंतर क्या आएगा सिर्फ लाइफ में, एक झाड़ू लगाने वाला है ना, वो झाड़ू तो झाड़ू लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन एक एयरपोर्ट पे झाड़ू लगाने में और रोड पे झाड़ू लगाने में डिफरेंस है, या बस वही डिफरेंस है राहु और जुपिटर। ओके अच्छा बुरे तो काम तो एक ही कर रहा है ना, फाइन। बट जुपिटर क्या है, क्योंकि पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एम्बियंस दे रहा है, राहु नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव एम्बियंस दे रहा है। तो इट मीन्स एवरी प्लेनेट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जैक्टली, ऐसे ही होगा, बिल्कुल ही होगा। ओके। यही चीजें होंगी कि अगर राहु पॉजिटिव, अभी ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि राहु 8th हाउस में है तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, नहीं, कभी नहीं। मैंने आपसे कहा था 8th हाउस अगर नेगेटिव ऑब्स्टेकल का हाउस है तो 8th हाउस आपको लेगेसी भी दे सकता है, या गड़ा हुआ पैसा भी दे सकता है, तो वो कब खराब होगा देखेंगे। अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम कल देखते हैं इन चीजों को। किसी को डाउट है, बाकी आप पुष्कर जी और उनको आपको डाउट है, ठीक है। अब कल देखते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा आप प्लीज पूछिएगा, और कल से तो नहीं, खैर मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से जो मेन कंटेंट है ना हमारा